पहले शुरू में यहाँ इस इंदौर में अंदर एंट्री के लिए 5 पौड़ियाँ होती थी, यहाँ पे स्टेप होते थे। अच्छा, इस गली से अंदर आने के लिए 5 स्टेप होते थे। ये इतनी ऊंची थी? तो मसीता जो था, मसीते ने और मेरे पिताजी वैद आत्माराम ने आपस में पगड़ी बदल रखी थी, हम भाई थे। तो मसीता मेरे पिताजी को कहता है कि आत्माराम देख ले हमारा माड़ा टाइम आ गया, आज मेरी घोड़ी पीछे रह गई रात के मतलब जज्बात में हो गया उसने ये बात कही। बिल्कुल। तो उस टाइम मेरे पिताजी मेरे को बताते थे कि हम दोनों भाई मसीता और मैं, हम 2 घंटे तक फिर घोड़ी दौड़ा कर वहीं रोते रहे जंगल में और फिर गांव में आ गए। उसके बाद तो फिर वो 10-5 दिन के बाद वो चले गए। बेलूराम जी ने जो बताया था कि जब पाकिस्तान से वो लोग आए थे तो 2 दिन के लिए जहाँ रुके थे वो वैद्य जी के घर में रुके थे, और वो वैद्य जी का घर मैं आपको अंदर से ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि कितना खूबसूरत है और उन्होंने आज भी उस चीज़ को मेंटेन किया हुआ है। गांव जाचौर का पिछला वीडियो जिसमें बेलूराम जी ने बताया था कि जब पाकिस्तान से वो लोग यहाँ अपना गांव देखने आए थे और 2 दिन के लिए गांव में रुके थे, तो वो जो घर था ना वो वैद्य जी का घर था, उसमें रुके थे वो। और वो वैद्य जी का घर मैं आज आपको अंदर से दिखाना चाहता हूँ। हरियाणा के बहुत से लोग अपनी पुरानी धरोहर को बहुत संवार के, बहुत संभाल के रखते हैं, और उसी हरियाणा के एक गांव दाचौर के अंदर भी एक ऐसी धरोहर है जो इस हवेली के नाम से जानी जाती है, जहां इतना बड़ा कमरा आज भी चारपाइयों से भरा हुआ है। शायद ये चारपाइयाँ इंतज़ार कर रही हैं कि कोई आएगा तो हम उसकी थकान मिटाएंगी। उस दौर के इस बड़े से हॉल कमरे में इस तख्त को अगर ध्यान से देखेंगे तो शायद ये 70 से 80 साल पुराना होगा, जिस पर आज भी 2 लोग आसानी से सो सकते हैं, यानी उस दौर का डबल बेड। और इसी के साथ सटा हुआ एक बहुत बड़ा झरोखा, जिसके साथ लगते कमरे में एक पुरानी मेज़ रखी है, जिसका इस्तेमाल शायद मरीजों को देखते हुए वैद्य जी करते होंगे। ये अंदर से भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ज़रा इसके पीछे के आंगन को आपको दिखाई देता हूँ, जो बहुत खूबसूरत है। और बाहर आने पे यूं लगता है जैसे किसी जादुई दरवाजे से निकलकर हम स्वर्ग में आ गए हैं। वास्तव में सुंदरता देखते ही बनती है। और इसके बाद आपको वैद्य जी की वो बैठक दिखाई देता हूं जिसमें वो बैठा करते थे, मरीजों को देखा करते थे। और ये सामने वाला खूबसूरत घर वैद्य जी के बेटे, पोते और पड़पोते का ही है, जिन्हें आप हमारे इस वीडियो में देख चुके हैं। तो लीजिए जनाब, ये है उनका दवाखाना और ये है उनकी तस्वीर और उनकी डिटेल्स। स्वर्गीय वैद्य आत्माराम शर्मा जी, आयुर्वेदाचार्य। 26 जनवरी 1913 को इन्होंने जन्म लिया और 9 अक्टूबर 1995 को ये स्वर्ग सिधार गए। और ये इनकी तमाम वो उस वक्त की दवाइयाँ जब तक उन्होंने इस्तेमाल की, या आज भी कोई कर रहे हैं इन्हें कोई इस्तेमाल? अरे वाह जी, वो तो 1913 के हिसाब से जैसे लग रहा है कि गांव के अंदर शायद यही एक बुज़ुर्ग थे जो उस दौर में शायद गांव के सारे को दवाइयाँ दिया करते होंगे। अच्छा, मैं इनसे ये बड़े सहज भाव के लग रहे थे, बैठे थे और यूट्यूब से बड़ा दूर से रहते हैं, तो पूछ रहे थे कि ये कहाँ आएगा, क्या आएगा। ये उनके पोतरे हैं, आप उससे क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम। और ये जनाब उनके शहजादे हैं, बेटे हैं, और ये इनके पड़पोतरे हैं, राइट? हाँ जी, हाँ जी। तो ये 4 पीढ़ियाँ उस वैद्य की आज भी इस गांव में अपनी उस धरोहर को संभाले बैठे हैं, जिसमें वो मुस्लिम समुदाय जो आज भी अपने डाचर को याद करता है। और शायद कभी उन लोगों ने, आपके बुजुर्गों ने, इन वैद्य जी से कभी तो दवाइयाँ ज़रूर ली होंगी। अच्छा, इस गांव में कौन कौन सी बिरादरियां आज रहती हैं? आज इसमें एक तो वाल्मीकि, हरिजन, सिख और नाई, सुनार, ब्राह्मण, कुम्हार, प्रजापत कुम्हार,
एक दो बार जाटों का जमीन अभी खरीदी है। अभी खरीदी अच्छा, बाहर अच्छा, से आए हैं। ठीक है। जैसे उन्होंने बताया था कि उस दौर के अंदर दो कौमें नहीं थी, जैसे पंजाबी लोग नहीं थे, सरदार लोग नहीं थे, नहीं थे। है ना, लेकिन बाकी सारे थे। बाकी सारे अब ये दोनों आ चुके हैं, लेकिन कुछ लोग जा भी तो चुके हैं, पहले जैसे मुस्लिम समाज जैसे चला गया। 5-7 का रोड थे, हम्म। अब कोई रोड नहीं है डाचर में। अच्छा, रोड है ही नहीं। ना, नहीं, अब कोई रोड नहीं है। अच्छा, तो ये उस टाइम पे समझो ये 1930 में बिल्डिंग बन गई थी ये। ठीक है। तो ये दुकान पहले बनी थी, हाँ। इससे 5-7 साल बाद ये नोरा बन गया था। अच्छा अच्छा, इसे नोरा कहते हैं हम। हाँ, इसको नोरा बोलते हैं। हाँ हाँ, बैठक बोलते हैं बेटा, ड्राइंग रूम भी कह सकते हैं आप। नोरा। नोरा नोरा बोलते नोरा कहते हैं हमारे। नोरा का अभी अभी जिक्र कहीं और भी हुआ था, और नोरे को चौपाल भी कहा जाता है, नोरे को बैठक भी कहा जाता है, जहाँ बैठ के डिस्कस हुआ करती थी, पंचायतें हुआ करती थी, या सभी लोग बैठ के हुक्का भी गुड़गुड़ाया करते थे। जो पहले पंचायत उरी हुई करे थी है इसके पास ही हाँ गांव की जो रोड़ो जगह है ना नहीं, हाँ जी। यही ये सरपंच है, सरपंच शुरू से ही सरपंच। पहले शुरू में यहाँ इस नोरे में अंदर एंट्री के लिए 5 पौड़ियाँ होती थी, यहाँ पे स्टेप होते थे। अच्छा, इस गली से अंदर आने के लिए 5 स्टेप होते या थे। ये इतनी ऊंची थी, कड़ी इतनी नीचे थी। ढलान तो अभी भी दिख रही है। जो हमारे पिताजी थे ना जी, हाँ जी। वैसे नहीं थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे जी। इसमें वैद्यचार्य थे, इसीलिए वो। वैद्यचार्य ना, हमारे पहले संस्था उनके। आप मुझे अब दिखा सकते हैं? हाँ जी, आए, आप दिखाएं, रोशनी में मुझे दिखाएं। मुझे यहाँ पे अजीबोगरीब चीज़ें दिख रही हैं, और मैं चाहता हूँ कि इतिहास की वो चीज़ें समेट लेनी चाहिए। और उस वक्त का अगर कोई गोल्ड मेडलिस्ट हमें मिले तो सोचिए वो कितना मेहनती होगा। ये है जी उनका वो सर्टिफिकेट जिसके यहाँ से ये मेंशन होता है कि आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति बोर्ड हरियाणा, यानी कि हरियाणा बन चुका था तब। और ये चंडीगढ़ की तरफ से है, जिसमें लिखा है कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्रीमती आत्माराम शर्मा पुत्र श्री केवल राम जी को पंजाब आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सक अधिनियम 1963 के अंतर्गत बनाए रजिस्टर के भाग 2 में आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सक के रूप में दिनांक 2000 नहीं कितना है वो 63 है ना? हर बार रिन्यू 1963 है, ओके। ये हमारे को कॉपी मिल रही है रिन्यू की बार। ठीक है ठीक है ठीक है। को रजिस्टर किया गया है। योग्यताएं अधिनियम की धारा 15 की धारा 3 के अंतर्गत जन्म तिथि 30 अगस्त 1916 को वो पैदा हुए थे। पता उनका यहाँ ये क्या है? दाचोर। अच्छा, ये दाचोर है, दाचर नहीं है। नाम बदल गया, दाचर हो गया, असली नाम दाचर। कमाल है, दाचर नहीं दाचोर है, जो कि जिला करनाल में है। और जो कि उस वक्त के रजिस्ट्रार थे, ये 85 के साइन हैं श्रीनिवास जी के। मैं हर बार रिन्यू हुआ ना, साल हाँ जी, दो हाँ तीन जी, साल हाँ बाद। हम उनकी हवेली को अभी अलविदा कहने ही वाले थे कि वैद्य जी के बड़े बेटे आ गए, और बड़े ही प्रेम भाव से हमें बताने लगे कि वैद्य जी अपने दोस्तों को बहुत याद करते थे। वैद्य आत्माराम, हकीम आत्माराम, जिन आत्माराम जी की हवेली हमने आपको दिखाई, वो वैद्य गाह आपको दिखाई, जहाँ वो बैठ के लोगों का इलाज किया करते थे। उनके सुपुत्र बाई चांस हमें मिल गए हैं, जो ये बता रहे हैं कि उस वक्त में मेरे पिता के अलावा एक और व्यक्ति था जो पढ़ा लिखा था। अब वो कौन था वो भी, लेकिन उससे पहले सर आपका नाम? मेरा नाम सुखदेव शर्मा है। जी। मैं गांव डाचर का एक्स सरपंच रहा हूँ। मैं वैद्य आत्माराम जी, जिनको मुसलमान लोग हकीम भी बोलते थे वैद्य को, उनका बेटा हूँ। और उस समय पूरी हिंदू बरादरी में मेरे पिताजी वैद्य आत्माराम पढ़े लिखे थे, और मोहम्मडन बरादरी के अंदर एक इस्लामिया स्कूल चलाते थे। उनका नाम शायद फैज़ मोहम्मद था, और उनका बेटे का नाम नज़र मोहम्मद था, जो कि मिलिट्री के अंदर थे उस ज़माने में। ये 2-3 आदमी ही गांव में पढ़े लिखे थे। और मेरे पिताजी के दोस्त होते थे, एक रुंगले के परिवार होता था, उनको रुंगले के बोलते थे। उनके लड़के का नाम मसीता था, जो कि मेरे पिताजी का पगड़ी बदल भाई था। जो रुंगले के थे, मसीता वगैरह 6-7 भाई थे वो, और गांव डाचर के बहुत बड़े जिम्मेदारों के अंदर उनकी गिनती थी। गांव डाचर आप बोल रहे हैं, लेकिन मैंने पेपर्स में पढ़ा है कि वो गांव दाचोर है। ऐसे ये क्या है? इस गांव का नाम, रिकॉर्ड के अंदर गांव का नाम दाचौर है, लेकिन जब 1947 में ये सरदार आए, इन्होंने दाचौर का नाम बिगाड़ कर डाचर कहने लग गए। ऑन द रिकॉर्ड आज भी पटवार रिकॉर्ड में भी, वोटर लिस्ट में भी इस गांव का नाम दाचौर है।
मुसलमानों के ज़माने में 1947 से पहले भी दाचौर ही लिखा जाता था और बोला जाता था, ठीक है। लेकिन अब दाचौर की जगह बिगड़ता बिगड़ता डाचर हो गया। नेचर हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ हमारी जड़ में एक हवेली थी, परोज चौहान था एक मुसलमान चौहान। मेरी बगल में ये जो कम्युनिटी सेंटर बना हुआ है, अब तो यहाँ हवेली थी उसकी, वो उसका नाम था फिरोज चौहान, मुसलमान था वो भी। हमारे पिताजी का दोस्त था। हमारा मोहल्ला था ये मठेरने वाला सारा। ऊपर ये ऊपर ये थी मस्जिद थी यहाँ मठेरने वाली था, और गांव में 4-5 बंगले थे, मस्जिदें थी। बाकी उस ज़माने में मेरे पिताजी 1933 के अंदर वैद बन के आ चुके थे इस गांव में, और 1947 में जब तक मुसलमान यहाँ रहे, हमारे पिताजी सेवा करते रहे गांव की। और नज़दीक 20-20, 15-15 किलोमीटर तक कोई वैद हकीम डॉक्टर नहीं था, सिर्फ मेरे पिताजी ही डॉक्टर वैद थे उस ज़माने में। और मैं राणा परिवार को ये एक इतला दे दूं कि जिस मस्जिद का ये जिक्र कर रहे हैं, मैं उन मस्जिदों के अंदर जाने की मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन रास्ते बंद हैं तो मैं नहीं जा पाया। लेकिन 2 मस्जिदें अभी महफूज हैं। महफूज इन द सेंस कि वो देखने लायक हैं, नमाज अता नहीं होती है, क्योंकि अब इस शहर के अंदर, इस गांव के अंदर शायद कोई मोमडन फैमिली नहीं है, तो इसीलिए। लेकिन आपके वो निशानात आज भी कायम हैं, और मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह जाके मैं फ़ोटोग्राफ तक ले सकूं, लेकिन वो दीवारें इतनी ऊंची हैं या झाड़ियाँ इतनी हैं या रास्ते नहीं हैं, तो मैं उसके लिए माजरत चाहूँगा आप लोगों से। लेकिन इनसे कुछ चीज़ें, स्पेशली ये जान के कि वो दाचौर से डाचर कैसे बना, वो बात जान के बड़ी खुशी हुई। तो जनाब आपका बड़ा शुक्रिया। मैंने आपका गांव मैं देखा अपने पिताजी से जो पुराने नाम सुनता था, जो हमारे मित्र थे और बहुत बड़ा आदमी थे। एक मिरगण नंबरदार होता था उस जमाने में, मिरगण होता था, रोंगले के परिवार होते थे, रोज चौहान होता था, और बहुत से ऐसे बहुत बड़े आदमी थे जिनका बड़ा प्रेम था हमारे परिवार के साथ। मेरे पिताजी भी उस टाइम जवान थे, घोड़ियाँ रखते थे। क्या बात है। और एक मज़े की बात क्या होती है कि मेरे पिताजी का एक दोस्त था मसीता रोंगले का मुसलमान, ठीक है। वो मेरे पिताजी का मित्र था, हंस आया था। तो जब देश एक दूसरे से जाने लगे तो मसीता मेरे पिताजी से कहने लगा कि वैद्य जी हमने आज गांव छोड़ के जाना है 10-5 दिन में, और घोड़ी दौड़ाते हैं। घोड़ियों की दौड़ करते थे। तो मेरे पिताजी की घोड़ी हमेशा आगे निकल जाती थी पहले भी, और मसीते की घोड़ी पीछे रहती थी। नहीं, मसीते की घोड़ी आगे निकल जाती थी, मेरे पिताजी की पीछे रह जाती थी। लास्ट टाइम जब घोड़ी दौड़ाई तो मसीते की घोड़ी आगे निकल गई, ना पीछे रह गई, हमारी आगे निकल गई। तो मसीता जो था, मसीते ने और मेरे पिताजी वैद आत्मा राम ने आपस में पगड़ी बदल रखी थी, हम भाई थे। तो मसीता मेरे पिताजी को कहता है कि आत्मा राम देख ले, हमारा माड़ा टाइम आ गया, आज मेरी घोड़ी पीछे रह गई, रात के आगे। मतलब जज्बात में हो गया उसने ये बात कही। तो उस टाइम मेरे पिताजी मेरे को बताते थे कि हम दोनों भाई मसीता और मैं, हम 2 घंटे तक फिर घोड़ी दौड़ा कर वहीं रोते रहे जंगल में, और फिर गांव में आ गए। उसके बाद तो फिर वो 10-5 दिन के बाद वो चले गए। लेकिन मेरे गांव की एक खूबसूरती क्या थी कि जो जींद साइड में, हिसार साइड में कई जगह कत्लेआम हुआ है। हाँ जी। मुसलमान, मेरे गांव में एक चिड़िया का बच्चा तक भी, मतलब किसी मोहम्मदन ने किसी हिंदू का नुकसान नहीं किया, किसी हिंदू ने किसी मुसलमान का नुकसान नहीं किया। बड़े प्यार से रोते हुए गए हैं, विदा करके हमारे बड़े उनको आए हैं और बड़े प्यार से रहे हैं। तो जनाब ये थी मोहब्बत। मेरा निवेदन है, मैं जहाँ भी मसीता रोंगले के परिवार कोई रहते हों, मेरा उनको नमस्कार, बिल्कुल, और उनको वालेकुम सलाम। और हमारे पुराने दोस्त थे, और भी जो मेरे पिताजी के दोस्त थे, मिरगण था एक मिरगण नंबरदार, उनका परिवार कहीं हो, मेरे पिताजी नाम लेते थे, उन परिवारों को मेरी नमस्कार और सलाम, वालेकुम सलाम उनको। और मैं निवेदन भगवान से, खुदा से दुआ करता हूँ भाई वो खुश रहे, आबाद रहे उनका परिवार। यदि कोई मसीते रोंगले के परिवार में कोई दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी में अगर उनका बच्चा सुनता हो तो वो मेरे से संपर्क करे, ज़रूर करेगा, साफ सलाम ज़रूर करेगा। मैं आज ये कहता हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने आज नहीं कल नहीं परसों हमसे रब्ता किया है, उसी तरह ये वीडियो जब, पता नहीं आज कब आएगी ये वीडियो उन लोगों के संपर्क में, उन लोगों के कांटेक्ट में, लेकिन जब भी आएगी आप ज़रूर इनसे संपर्क कीजिएगा। ये आज भी आपको उतना ही याद करते हैं जितने इनके पिताजी उसको किया करते थे, अपने दोस्त को। ये एक
उस तरह की मुलाकात तो नहीं, लेकिन इनके जो पिताजी की यादें थी वो हमने इनसे ज़रूर ले ली हैं, इनकी ज़बानी ले ली हैं। शुक्रिया। और चलते चलते आपको वो कुआं दिखाई देते हैं जिसका जिक्र कर रहे थे कि जी कुआं है आगे। और मेरे साथ हैं नाम मोनू हैं। मोनू भी दाचोर से हैं। अब मैं इसे दाचर नहीं दाचोर कहूँगा। और मोनू हमें मंदिर में मिले थे और तब से ही हमारे साथ हैं। और ये दाचोर की गलियां हैं। कौन सा है कुआं? यही है। बंद हो गया? लीजिए, ये वो कुआं आ गया आपका। ये ऊपर ये भी दरख्त भी उसी टाइम का है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओहो हो, तो ये है वो कुआं जिसका जिक्र कर रहे थे। वो भी आगे मस्जिद भी है पास में, जो गिरी हुई है देखने के लायक। और इसके बिल्कुल साथ में सटा हुआ ये पीपल का पेड़। और ये आप देखें पीपल का पेड़। जनाब जी, वो कुआं तो अब उस हालत में नहीं है जैसा आप लोगों ने छोड़ा होगा, लेकिन कुछ साल तक शायद ये चलता फिरता रहा होगा, क्योंकि मैंने जो अवशेष देखे हैं उनको देखकर ये लग रहा है कि हाँ, कुएं में वो बात थी कि आप लोग उसका पानी इस्तेमाल किया करते थे। तो जनाब जी, जो इस गांव दाचोर को छोड़कर चले गए हैं या वो जो इस गांव दाचोर में आज रह रहे हैं, आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। आपने मुझे अपना गांव दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका गांव वाकई बहुत खूबसूरत है। और आपके गांव का एक और वीडियो आना अभी बाकी है, तो तब तक थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।